जो उसके मकसद को पूरा करने में कहीं ना कहीं रुकावट बन सकता है ना। उनकी बेटी है, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली से आई है। आरोही ने सिद्धार्थ को दूर से ही अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हुए बोला, हे बरी व्हाट्सअप। और वो लड़की कौन है जो तुम्हारी ही कार में तुम्हारे साथ आई है? यार उसका नाम आरवी है, हमारे ऑफिस में माधव अंकल काम करते हैं ना, उनकी बेटी है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली से आई है, तो माँ ने उसका एडमिशन यही करवा दिया। अभी इस शहर में नहीं है तो साथ ही आई है। सिद्धार्थ को आरवी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी बिना ब्रेक के सब बोलता गया, लेकिन सिद्धार्थ की बातों को सुनते हुए आरोही, जिसे अब गुस्सा आ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि शायद आरवी के आ जाने से सिद्धार्थ का झुकाव उसकी तरफ ज्यादा हो जाएगा, जो उसके मकसद को पूरा करने में कहीं ना कहीं रुकावट बन सकता है। कहीं वो आरवी ही मेरे रास्ते का कांटा ना बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ भी तो आरवी को भी मेरे रास्ते से हटना होगा। कॉलेज खत्म होने के बाद सिद्धार्थ आरवी को चारों तरफ देखते हुए अपनी कार के पास पहुंचा। यार ये क्या मुसीबत है, इस लड़की का ना तो मेरे पास नंबर है और यहाँ तक कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर ये किस डिपार्टमेंट में है। अब माँ से क्या बोलूंगा। इतना सोचते हुए सिद्धार्थ के माथे पर अब पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी, लेकिन वहीं उसकी नजर जब अपनी कार के पास गई तो हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाने लगा, क्योंकि उसने देखा कि उसकी कार के पास आरवी खड़ी होकर कुछ लड़कों के साथ काफी हंस हंसकर बात कर रही थी। एक्सक्यूज मी, शी इज माइन। सिद्धार्थ जो अपनी कार के पास पहुंचते ही उन लड़कों से बोला, और वहीं उन लड़कों ने जब सिद्धार्थ को देखा तो एक तरफ हो गए। सॉरी, हमें पता नहीं था कि ये आपकी कार है। सिद्धार्थ नायक कॉलेज के हर एक स्टूडेंट के दिल और दिमाग में रहता था। फ्रेशर से लेकर फाइनल ईयर तक हर कोई उसे जानता था। जहाँ लड़कियों के वो दिल में रहता था, वहीं लड़कों के दिमाग में। मैं अकेला अपनी कार से बात नहीं कर रहा हूँ, यह लड़की भी मेरी है। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने आरवी के कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसे देखते ही आरवी के साथ साथ वहाँ खड़े लड़के भी हैरान हो गए और अपनी आंखें बड़ी करते हुए बस सिद्धार्थ को ही देखे जा रहे थे। तो वहीं सिद्धार्थ ने जब आरवी के हैरानी से भरे चेहरे को देखा तो उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, देखो मैं तुम्हें लाइन नहीं मार रहा हूँ, प्यार करने लगा हूँ तुमसे। सिद्धार्थ के इतना कहते ही वहाँ मौजूद सभी को जैसे हाई वोल्टेज का शॉक लगा। सभी की आंखें बड़ी और मुंह खुला रह गया। सबकी ये हालत देखकर सिद्धार्थ आरवी को कमर से छोड़कर उनकी तरफ घूमा। कहा मैंने इनसे, और झटका आप लोगों को लग रहा है। तो वहीं आरवी सिद्धार्थ की पकड़ से दूर होते हुए खुद को होश में वापस लाते हुए बोलती है, इसकी बातों को सीरियसली मत लेना, ये तो पागल है। लेना इन्हें भी नहीं है, आपको है, मुझे भी और मेरी बातों को भी। सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही एक बार फिर पूरा माहौल चौंक गया। तो आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए द डेस्टिनेशन वेडिंग सीजन 2 सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं द डेस्टिनेशन वेडिंग सीजन 2 भाग 8। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर वहां खड़े सभी हैरान थे। तो वहीं आरवी अपने सर को पकड़ते हुए कार के अंदर जाकर बैठ गई, जिसे देख सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए कार के अंदर जाकर बैठ गया। अंदर बैठते ही सिद्धार्थ ने अपने फ्रंट मिरर को आरवी पर सेट करके मुस्कुराने लगा। मिस्टर सिद्धार्थ, आप ये क्या कर रहे हैं? मिस आरवी, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ जो आप पीछे बैठी हैं। आप बोल रही हैं तो आपको याद दिला दूं, मेरी माँ ने आपको मेरा बॉडीगार्ड बनाया है। और आप, सिद्धार्थ आगे कुछ कहता उससे पहले ही आरवी अपने हाथों में पकड़ी किताबों को पटकते हुए कार का गेट खोलते हुए बाहर निकल गई और फिर आगे बढ़कर सिद्धार्थ के बगल वाली सीट पर गेट खोलकर अंदर बैठ गई। मिस्टर सिद्धार्थ, अब ठीक है तो अब हम चले? जी मैम। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए आरवी की बड़ी और काली आंखों में झांकते हुए बोला, ये काली आंखें, उफ। मिस्टर सिद्धार्थ, आप अपनी हद में रहिए, थोड़े गुस्से के लहजे में आरवी ने बोला, जिसे सुनते ही सिद्धार्थ हंसते हुए बोल पड़ा, आपकी इन्हीं अदाओं पे एक लाइन याद आ गई, अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। आफरी आफरी तेरी बातें लगी, मरहबा तेरी बातें लगी, तू नहीं तो बेरंग जिंदगी है, तू पास हो तो चांदनी रातें लगे। काफी बकवास लाइन है आपकी, और मुझे अब आपके साथ एक सेकंड भी नहीं रुकना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। इतना कहते हुए आरवी गुस्से से कार का गेट खोलने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है कि तभी सिद्धार्थ ने कार स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ गया, जिसे देख आरवी अपने गुस्से का घूंट पीते हुए चुपचाप बैठ गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो काफी हैरानी से कभी अपने चारों तरफ देखती तो कभी सिद्धार्थ की तरफ देखती। मिस्टर सिद्धार्थ, आप ही कहाँ लेकर आ गए हैं? ये रास्ता तो कोहिनूर विला की तरफ नहीं जाता, फिर आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये मिस आरवी, फिलहाल तो कुछ घंटों के लिए आपको किडनैप कर रहा हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा भी तो मैं आपकी मॉम को कॉल कर दूंगी। आरवी ने कुछ घबराती हुई आवाज में जितना समझ आया सब बोल दिया। तो वहीं आरवी की बात सुनते ही सिद्धार्थ ने अपनी कार पर जल्दी से ब्रेक मारी और तेज आवाज के साथ कार रुक गई। मिस आरवी, आपने अपने दिमाग में मेरे लिए कितनी गंदी इमेज बना रखी है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने पूरे कॉलेज के सामने आपको प्रपोज किया और अब आप मेरे ऊपर। इतना सुनते ही आरवी अपनी आंखें छोटी करते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। तो वहीं सिद्धार्थ अपनी नौटंकी को आगे बढ़ाते हुए बोला, हे भगवान, आज तक मैंने अपने पूरे जीवन काल में किसी स्त्री पर अपनी गलत नजर नहीं डाली, और जब आज डाली, मेरा मतलब है कि जब कोई पसंद आया तो उसने भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। मेरा तो जीना ही व्यर्थ है। अपने दोनों हाथों को कभी ऊपर उठाता तो कभी अपने सीने पर मारते हुए सिद्धार्थ कार का गेट खोलते हुए बाहर निकल गया। नौटंकी की दुकान, अब तुम कहाँ चल दिए? मिस आरवी, जहाँ हमें आना है अपनी मंजिल तक हम पहुंच गए हैं, अब आप थोड़ा नीचे उतरने का कष्ट कीजिए। इतना कहते हुए सिद्धार्थ आरवी की तरफ का गेट खोलते हुए बोला और अपने एक हाथ का इशारा करते हुए आरवी को आगे बढ़ने को कहा। तो वहीं आरवी भी उसका इशारा देखकर कार से बाहर निकल आई और साथ ही अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए देखने लगी। ये कौन सी जगह है? ये तो किसी का घर लगता है, या शायद किसी का फार्म हाउस। तो क्या ये सिद्धार्थ नायक का है? लेकिन मुझे यहाँ लेकर क्यों आया है? आरवी के अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं था। तभी पीछे से सिद्धार्थ उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, कहाँ खो गई? तुम सोचती बहुत हो यार, अब अंदर भी चलो या पूरा दिन यहीं खड़े रहना है? आरवी ने बस इतना ही बोला और सिद्धार्थ के साथ अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। बस उसकी नजरें चारों तरफ हैरानी से ही देखे जा रही थी। यहाँ तो कोई पार्टी चल रही है, लेकिन क्यों? मिस आरवी, ये आपके लिए एक छोटा सा वेलकम पार्टी है। आई जस्ट होप आपको पसंद आए। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने अपनी तालियों से आवाज देते हुए बोला, अटेंशन एवरीवन, दिस इज आरवी, जिसके लिए मैंने आप लोगों को ये पार्टी दी है, मेरा मतलब कि वेलकम पार्टी दी है। सो गाइस, यू आर फ्री टू एंजॉय दिस पार्टी। जिसे सुनते ही सभी ने अपने वाइन से भरी ग्लास को ऊपर उठाते हुए चीयर्स कहा और पार्टी एंजॉय करने लगे। आओ मैं तुम्हें अपने खास दोस्तों से मिलवाता हूँ। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने आरवी का हाथ पकड़ा और अपने फार्म हाउस के स्विमिंग पूल एरिया की साइड बढ़ गया। वहाँ पे कुछ लोग पूल के अंदर एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग बाहर, कुछ लोग म्यूजिक पर हाथों में पकड़े वाइन के ग्लास को लेकर झूम रहे थे। और वहीं उन सबसे बारी बारी मिलवाते हुए सिद्धार्थ आरवी का हाथ पकड़े पड़ते चले जा रहा था और थोड़ी ही देर बाद अचानक से रुकते हुए आरवी की तरफ मुड़ा। मिस आरवी,
इनसे मिलो, ये मेरे शरीर की दोनों किडनियां हैं। इतना कहते हुए सिद्धार्थ आरवी के सामने से हट गया तो वहीं उसके पीछे खड़े निखिल और आरोही ने आगे बढ़कर आरवी के सामने अपने हाथ बढ़ा दिए। हेलो, आई एम निखिल मल्होत्रा। हे बडी, माई सेल्फ आरोही, आरोही सिंघानिया। आरोही का नाम सुनते ही आरवी ने उसे काफी ध्यान से देखा, जो देखने में काफी खूबसूरत थी और अगर खूबसूरती में कोई कमी रह गई हो तो उसे टचअप देकर निखार दिया था। ओह, तो ये है आरोही सिंघानिया जिसके बारे में मुझे मैडम एक्स ने बताया था। मतलब मुझे सिद्धार्थ को इस लड़की से बचाना है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैडम एक्स तक पहुंचानी है। आरवी अपने ख्यालों में खोई हुई सारी बातें सोच ही रही थी कि उसे अपने हाथ में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जिस वजह से वो अपने होश में आते हुए हाथ की तरफ देखती है जिसे आरोही ने मुस्कुराते हुए काफी टाइटली पकड़ रखा था। सो मिस आरवी, आपको हमारा मुंबई कैसा लगा? आई होप कि मुंबई आपको पसंद आई होगी। आखिर मुंबई है ही ऐसी, सबको बहुत जल्दी अपना बना लेती है और इस बात का सबूत तो आप खुद ही देख रही हैं। इतना कहते हुए आरोही ने आरवी का हाथ छोड़ दिया तो वहीं आरवी भी अच्छे से समझ रही थी कि आरोही का इशारा किस तरफ था। वो उसे और सिद्धार्थ को लेकर ताना मार रही थी, लेकिन फिर भी आरवी ने बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। पार्टी अपने पीक पर चल रही थी और लोग काफी एंजॉय भी कर रहे थे तो वहीं सिद्धार्थ भी निखिल के साथ अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए वहां से चला गया। सिद्धार्थ के जाते ही आरोही और आरवी अकेले एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तभी आरोही हंसते हुए अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को हिलाते हुए बोली, मैंने सुना है कि तुम सिद्धार्थ की बॉडीगार्ड की नौकरी पर रखी गई हो। तुम्हें खुद को ही बचाने के लिए सिद्धार्थ की जरूरत पड़ जाए और तुम उसे बचाने के लिए रखी गई हो। हाउ फनी इज दिस? एक बार आजमा कर देख लो। आरवी ने भी मुस्कुराते हुए आरोही के हाथ का पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास अपने हाथ में लिया और उसे घुमाते हुए अपने होठों से लगा लिया। एज योर विश, देख ही लेते हैं। इतना कहते हुए आरोही ने तुरंत आरवी को पीछे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया और आरवी उसमें गिरते ही डूबने लगी। तो क्या आप सिद्धार्थ आरवी को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदेगा या आरोही की बात यहाँ सच हो जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए द डेस्टिनेशन वेडिंग सीजन 2 सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं द डेस्टिनेशन वेडिंग सीजन 2 भाग 9। आरवी के खुद को आजमाने की बात सुनते ही आरोही उसे पीछे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है तो वहीं आरवी इस बात से अनजान जब पूल के अंदर गिरती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती और उस पूल में डूबने लगती है। तभी चारों तरफ हलचल मच गई, जिसे देखते ही सिद्धार्थ बिना वक्त गवाए पूल में कूद गया और तुरंत आरवी को लेकर बाहर निकल गया और उसे टॉवल में लपेटते हुए बोला, तुम ठीक हो? तो वहीं आरवी डूबने के डर से पूरी तरह कांप रही थी। उसे इस हालत में देखते हुए सिद्धार्थ अपने चारों तरफ देखते हुए बोला, ओके गाइस, पार्टी इज ओवर नाउ, अब सब अपने अपने घर के लिए निकलो। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने आरवी को अपने बाजुओं में पकड़ते हुए उठाया। तभी आधे रास्ते जाने के बाद आरवी पीछे पलट कर देखती है तो आरोही अपनी जगह पर खड़े हुए मुस्कुरा रही थी। तो वहीं आरवी को थोड़ी हैरानी भी हुई कि सिद्धार्थ जो हमेशा मेरे सामने प्यार का दावा करता फिरता है, आज मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसे आरोही को कुछ भी नहीं बोला। तो वहीं आरवी को थोड़ी हैरानी भी हुई कि सिद्धार्थ जो हमेशा मेरे सामने प्यार का दावा करता फिरता है, आज मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसने आरोही को कुछ भी नहीं बोला। आखिर क्यों? कहीं ये मेरे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा और इसका आरोही के साथ कुछ चल तो नहीं रहा? आरवी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। सिद्धार्थ के बाजुओं में जकड़ी हुई आगे बढ़ती जा रही थी और सिद्धार्थ की कार में बैठते ही कोहिनूर विला की तरफ निकल पड़ी। कोहिनूर विला के बाहर बड़े से गेट के सामने सिद्धार्थ ने अपनी कार रोकी और उसके रुकते ही आरवी जैसे ही बाहर निकलने को हुई तभी सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोला, आरवी, आज जो भी हुआ उसमें आरोही की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, वो बस थोड़ी शरारती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उसे समझो और उसके लिए कोई गलत इंटेंशन ना रखो। सिद्धार्थ की बात सुनते ही आरवी काफी हैरान हुई, लेकिन सिद्धार्थ को बिना कुछ बोले ही कार से बाहर निकल गई। आरवी के कार से निकलते ही सिद्धार्थ भी अपनी कार कोहिनूर विला के अंदर ले गया। कार से निकलकर सिद्धार्थ अपनी उंगलियों में कार की चाबी घुमाते हुए घर के अंदर जा रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, काफी हॉट लड़की को साथ घुमा रहा है, एकदम पूरी मक्खन मलाई लग रही है। विशाल की बातों को सुनते ही सिद्धार्थ पीछे मुड़ा तो अपने पीछे विशाल को खड़ा देख हैरान रह गया। तू कब आया और तेरे साथ अम्मा जी, बुआ और फूफा जी भी आए हैं? अबे तू सबकी खबर ले रहा है लेकिन अपने सामने खड़े भाई को गले तक नहीं लगा रहा। पहले आ गले लग, नौटंकी, तू कभी नहीं सुधर सकता। दोनों हंसते हुए एक दूसरे से गले लग गए। तभी विशाल सिद्धार्थ से अलग होते हुए बोला, अच्छा ये बता वो मक्खन मलाई जैसी लड़की कौन थी? हो भाई, होल्ड ऑन, भाभी बोल उसे, इस दिल को काफी पसंद है और तेरी फ्यूचर भाभी भी वही है। तुझे कब से फुर्सत मिल गई इन सबके लिए? तुझे तो रेसिंग और सट्टेबाजी से फुर्सत ही नहीं है। विशाल के इतना कहते ही सिद्धार्थ उसके गले को अपने बाजुओं में पकड़ लेता है। अबे साले धीरे बोल, अगर मॉम ने सुन लिया ना तो खटिया खड़ी कर देगी मेरी, और चल आज शाम को तुझे रेसिंग और सट्टाबाजी दिखाता हूँ। इतना कहते हुए दोनों अंदर चले गए तो वहीं हॉल में ही बैठी अम्मा जी के साथ मैडम एक्स, रेखा नायक, मिस्टर एंड मिसेस व्यास और कपिल देव कुछ बातें कर रहे थे, जिन्हें देखते ही सिद्धार्थ दौड़ते हुए अम्मा जी के गले लग गया। अम्मा जी, मैंने आपको कितना मिस किया, लेकिन आपने आने से पहले बताया भी नहीं कि आप आने वाली हैं। तेरे नाना जी के बारे में सुना तो चली आई, किसी को बताने का वक्त ही नहीं मिला। और ये तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? बड़ा हो गया है लेकिन शरारतें कम नहीं हुई है तेरी। इतना कहते हुए अम्मा जी सिद्धार्थ के गालों पर थपकी लगाते हुए बोली, अरे अम्मा जी, ये तो बस ऐसे ही, आप लोग बैठिए, मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागा तो वहीं सिद्धार्थ के जाते ही अम्मा जी के चेहरे के भाव बदल गए। वो मैडम एक्स और शिवांगी की तरफ घूमते हुए बोली, कैसी माँ हो, अपने बच्चे पर ही कंट्रोल नहीं है, पता करो कौन लड़की है जिसे ये अपने दिल में जगह दे रहा है। अम्मा जी, फिलहाल तो इसकी जिंदगी में बस आरोही सिंघानिया है, उस राजवीर सिंघानिया की बेटी, लेकिन मैंने पता किया है कि वो लड़की बस इसकी दोस्त है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वहीं शिवांगी की बात का समर्थन करते हुए काव्या बीच में टपक पड़ी, जी अम्मा जी, यही सच है। तड़ाक, काव्या का मुंह खुलते ही अम्मा जी का हाथ उसके गाल पर जाकर चिपक गया। तेरी इतनी भी औकात नहीं कि तू हमारे बीच में बोले, जब तक तुझसे कुछ पूछा ना जाए तब तक अपनी जबान बंद रखा कर। सबसे बड़ी बात कि शिवांगी के गैर मौजूदगी में सिद्धार्थ की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? तुम्हें ही ना। फिर तुमने कैसे चूक कर दी ये पता करने में कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की है? तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है, उस लड़की की कुंडली मेरे सामने होनी चाहिए। तो वही काव्या अपने गाल को एक हाथ से दबाते हुए बस खड़ी थी। उसकी नजरें नीची थी लेकिन आंखों में आंसू छलक पड़े। लेकिन अम्मा जी, आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं कि सिद्धार्थ की जिंदगी में कोई लड़की है? शिवांगी की इस बात को सुनते ही अम्मा जी उसकी तरफ मुड़ी, अपना ध्यान थोड़ा अपने बेटे पर भी दोगी तब चीजें साफ पता चलेंगी ना। इतने साल हो गए हैं लेकिन सिद्धार्थ आज तक कभी मेरे गले नहीं लगा है, जब भी मिलता है शांति से मेरे पांव छूकर खड़ा ही रहता है। आज पहली बार वो गले लगा है और काफी हंसते हुए बात भी कर रहा है। इसका मतलब तो यही है कि अब ये बदल रहा है और इसका ये बदलाव ठीक नहीं है। जी अम्मा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो अब आगे क्या सोचा है?
शिवांगी की बात सुनते ही अम्मा जी उसे बस मुस्कुराते हुए देखने लगी, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। और वही उन सबसे दूर खड़ी कोई यह नजारा देखकर बस मुस्कुरा रही थी। तभी उसने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप करने के साथ आरोही का फोन वाइब्रेट हुआ। अपने फोन पर आए मैसेज को पढ़ते ही आरोही के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अभी वो कुछ और सोचती या उस मैसेज का रिप्लाई देती, उससे पहले ही उसका फोन बज उठा और स्क्रीन पर सिद्धार्थ का नाम फ्लैश कर रहा था। हे बड़ी, व्हाट्सएप, अभी तो मिले थे, इतनी जल्दी फिर से याद आ गई। आज तुमने आरवी को पुल में धक्का क्यों दिया? कुछ हो जाता तो? उसकी शक्ल देखी ना, कितनी डरी हुई थी। बिना मतलब के पंगे हो जाते और मैं घर में क्या जवाब देता? हे चिल बड़ी, मैं वहीं थी, उसे कुछ नहीं होने देती। और उसे ग्रुप में शामिल करने से पहले थोड़ा टेस्ट तो बनता है ना। तुम ना एक दिन मेरी जान लेकर छोड़ोगी। मेरी तो पता नहीं, लेकिन वो लड़की आरवी के साथ क्या चक्कर है तुम्हारा? यार तुमसे क्या छुपाना, मेरे बर्थडे वाले दिन जब नाना जी पर हमला हुआ था तब मैंने उस शूटर का पीछा किया था। मैं उसे पकड़ भी लेता, लेकिन वो रास्ते में आरवी को देखा और तभी तुम अपना दिल हार गए। इतना कहते हुए दोनों ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। जहाँ सिद्धार्थ अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा रहा था, तो वहीं आरोही गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस रही थी। सिद्धार्थ नायक, मेरे इतने सालों की मेहनत पर तुम पानी नहीं फेर सकते, वो भी तब जब मैं अपने मकसद के इतने करीब जा चुकी हूँ। आज 10 साल के बाद जब वो सारे एक साथ इकट्ठा हुए हैं, फिर पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए अब आरवी को ही हमारे रास्ते से हटना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आरवी शावर लेकर अपने रूम में आई और खुद को शीशे के सामने खड़े करते हुए खुद को निहारने लगी। फिर अचानक से उसे पार्टी में हुई घटना याद आई, जिसे सोचते ही उसकी पकड़ अपने हाथ में पड़े टॉवल से कस गई। ये आरोही सिंघानिया? नहीं, मैं उसे सिद्धार्थ के पास नहीं रहने दे सकती। सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। उस आरोही सिंघानिया को अब सिद्धार्थ से दूर होना होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आज सिद्धार्थ को मेरी तरफ से बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने तो उस आरोही की तरफ से बोला। उसकी तारीफें कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब उस आरोही सिंघानिया का क्या काम, अब तो उसे जाना ही होगा। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए सुनते रहिए द डेस्टिनेशन वेडिंग सीजन 2 सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं द डेस्टिनेशन वेडिंग सीजन 2 भाग 10। ना किसी ने प्यार में ऐसा कदम उठाया होगा, ना किसी आशिक के सामने इश्क यूं आया होगा। पहली बार आशिकी हद के पार होगी, तेरे मेरे इश्क की हर बात यादगार होगी। सिद्धार्थ नायक, शायद ये तुम्हारी ही लाइन है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बस ये लाइन थी, मगर इसे मैं हकीकत में पूरा करूंगी। इतना कहते हुए आरवी शीशे में खुद की शक्ल देखते हुए मुस्कुराने लगी। कोहिनूर विला। शिवांगी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, तुम बस दुबई के शेख से बोलो कि हमें उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं, और जब वो बोले शादी के लिए हाँ बोल दो। वो सब तो ठीक है अम्मा जी, लेकिन क्या सिद्धार्थ शादी के लिए हाँ बोलेगा? उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे यानी अम्मा जी को ना बोल सके। वैसे अम्मा जी, अगर सिद्धार्थ उस दुबई के शेख की बेटी से शादी कर लेता है तो हम अरबों में खेलेंगे। खेलेंगे शिवांगी, खेलेंगे, इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। इतना कहते हुए अम्मा जी के साथ साथ शिवांगी भी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। अरे अम्मा जी, ऐसी भी क्या लॉटरी लग गई आपकी जो आप दोनों इस तरह हंस रहे हैं? कमरे के अंदर रेखा नायक मिस्टर एंड मिसेस व्यास के साथ आते हुए बोले, अम्मा जी हमें भी शामिल कर लीजिए अपनी खुशी में। ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है? तुम बस फल खाओ रेखा, पेड़ गिनने की कोशिश मत करो। शिवांगी के इतना कहते ही रेखा अपने मुंह नाक सिकोड़ते हुए अम्मा जी की तरफ देखकर बोली, अम्मा जी हमारे लिए कोई काम हो तो बताइए, मैं और कपिल आपकी सेवा में हमेशा तैयार है। तो वही अम्मा जी अपने हाथ से रेखा नायक को चुप होने का इशारा करते हुए उसकी तरफ मुड़ी, फिर चेहरे पर एक तीखी मुस्कान लेते हुए बोली, हाँ, तुम लोग मेरी सेवा करोगे? क्यों, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? तुम लोगों को हमारी सेवा करने की जरूरत नहीं है, बस हराम की बैठ कर खाओ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना कहते हुए अम्मा जी वहाँ से चली गई। तो वहीं उनके जाते ही शिवांगी मुस्कुराते हुए रेखा नायक की तरफ बढ़ी और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोली, बस तुम अपने पति और बेटे के साथ हराम की कमाई को बैठ कर खाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शिवांगी, तुम्हारी हिम्मत। अरे ऐसा मैं नहीं, तुम्हारी अपनी माँ अभी बोल कर गई है, तुमने नहीं सुना? रेखा नायक के ऊपर हंसते हुए शिवांगी भी वहाँ से चली गई और उसके पीछे खड़ी रेखा नायक ने उससे अपनी मुट्ठी कस ली। मेरी माँ को तो हमेशा पैसों से प्यार था, जब वो अपने ही बेटे और बहू की नहीं हुई तो अपनी बेटी की क्या होगी? तो वहीं उन सबकी लाइव रिकॉर्डिंग देखते हुए अपने रूम में बैठी आरोही उन सबको देख हंसते हुए बोली, ये सब बस पैसे के लिए ही एक दूसरे के साथ है, चलो बढ़िया है, फ्यूचर में इनकी कमजोरी ही मेरी ताकत बनेगी। और अम्मा जी, आप इतनी जल्दी सिद्धार्थ की शादी करवाना चाहती हैं, चलिए कोई बात नहीं, दुल्हन भी तैयार है, अपनी होने वाली बहू के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दीजिए। इतना कहते ही आरोही को जिसने भी ये लाइव रिकॉर्डिंग भेजी थी उसे कुछ मैसेज करते हुए आरोही अपना फोन एक तरफ रखते हुए बेड पर लेट गई। फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई। माँ पापा, अब आप लोगों की बेटी 10 साल पुराना हिसाब चुकता करने के लिए तैयार है। उस रात जो मैंने खोया था, अपना परिवार, अपनी खुशियाँ, उन सबका हिसाब लूंगी। आखिर क्यों बेटा, जो होना था वो हो गया, अब सब भूलकर अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दो। आरोही की बात जो दादी माँ कमरे से बाहर खड़ी होकर सुन रही थी, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। दादी माँ, आप कब आई? बेटा इतनी नफरत मत पाल, मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि मैंने अपना हंसता खेलता परिवार सब कुछ पहले ही खो दिया है, अब और खोने की हिम्मत नहीं बची है मेरे अंदर। दादी माँ की बात को सुनते हुए आरोही ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए बोली, दादी माँ, आज जिस रास्ते के मोड़ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ से वापस लौटना अब नामुमकिन है। और रही बात अब कुछ खोने की, तो दादी माँ, खोने की बारी अब उनकी है और उनसे उनका सब कुछ छीनने की बारी अब हमारी है, क्योंकि 10 साल पहले वो सब हमारा था जहाँ आज वो ठाठ से रह रहे हैं। हाँ, बस उनकी सांसें, उनकी जिंदगी जो उनकी खुद की है, लेकिन मैं उनसे वो भी छीन कर रहूंगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन बेटा, वो इतने लोग हैं और तू अकेली कैसे करेगी उनका सामना? दादी माँ, झुंड में तो गीदड़ चलते हैं, जंगल में शेरनी तो अकेले शिकार करने निकलती है। आरोही को इस तरह हंसते हुए बातें करता हुआ देख दादी माँ कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन उनके दोनों हाथ ऊपर जरूर उठ गए। ऊपर वाले, मेरी बच्ची की रक्षा करना, इसके इरादे गलत नहीं है, उस रात का इंसाफ तो मैं भी चाहती हूँ, बस कहीं इसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए, ये सोच कर डरती रहती हूँ। कोहिनूर विला। सबकी नजरों से खुद को बचाते हुए सिद्धार्थ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी शिवांगी ने उसे इस तरह बाहर जाते हुए देख लिया और थोड़ी कड़क आवाज में बोली, इस वक्त इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो? तो वहीं सिद्धार्थ ने जब शिवांगी की आवाज सुनी तो काफी घबराते हुए पीछे मुड़ा। माँ, वो मैं। सिद्धार्थ के गले से इससे ज्यादा शब्द नहीं निकल पाए और अपनी जगह पर ही अपने दोनों हाथों को आपस में गुथे चुपचाप खड़ा हो गया। अरे जाने दो इसे, अभी तो इसके घूमने की उम्र है, अभी मौज नहीं करेगा तो क्या शादी की बात करेगा?
पीछे से थोड़ी तेज आवाज में बोलते हुए अम्मा जी सामने आई और फिर शिवांगी की तरफ देखते हुए बोली, शिवांगी तुम्हें भी समझ नहीं है, यही तो इसकी उम्र है बाहर सैर सपाटे पर जाने की, दोस्तों के संग मौज करने की। अब नहीं करेगा तो कब करेगा? कल को इसकी शादी हो जाएगी तो फिर कहाँ इसको ये सब करने का समय मिलेगा। जी अम्मा जी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। शिवांगी की बात सुनते ही अम्मा जी सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे बालों पर अपने हाथ घुमाते हुए बोली, जा बच्चा मौज कर, कल शादी हो जाएगी तो फिर कहाँ मौज मिलेगी, जा जी भरकर जिंदगी जी ले। अम्मा जी की बातों से अनजान कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है, सिद्धार्थ खुश होते हुए एक बार शिवांगी की तरफ देखकर और फिर अम्मा जी को गले लगाते हुए विला से बाहर निकल गया। तो आगे की कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए द आने की परमिशन मिलते ही सिद्धार्थ खुश होते हुए विला से बाहर निकल गया। तो वहीं सिद्धार्थ के बाहर जाते ही अम्मा जी के चेहरे के भाव बदल गए। अम्मा जी कल वो लोग सुबह तक आ जाएंगे और उनका कहना है कि शादी भी कल ही हो जाए, क्योंकि वो लोग इस डील को फाइनल करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग भी तैयार हैं और सिद्धार्थ को यहाँ से बाहर भेजने की असली वजह भी हमारा माल ही है जिसकी हम डील करने वाले हैं, क्योंकि वो आज आ रहा है ना। सिद्धार्थ का यहाँ रहना हमारे कामों में रुकावट हो सकता था। अम्मा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने विशाल को भी उसके साथ भेज दिया है ताकि सिद्धार्थ जल्दी घर वापस ना सके। अपनी बातों को पूरा करते हुए रेखा नायक भी अपने पति कपिल के साथ शिवांगी और अम्मा जी के पास आकर खड़ी हो गई। तभी मिस्टर व्यास भी काव्या के साथ आ गए। अम्मा जी अब आगे क्या करना है? तो वहीं विला से बाहर निकलकर सिद्धार्थ आज काफी खुश था और उसने तुरंत अपने फोन पर मैसेज टाइप करते हुए आरोही और निखिल को सेंड कर दिया अपने कार के अंदर बैठते हुए। गुड इवनिंग मिस्टर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कार के अंदर बैठते ही जब ये आवाज सुनी तो चौंकते हुए पीछे मुड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं मेरी कार के अंदर कैसे आई? सिद्धार्थ की यह बात सुनते ही आरवी कार की पिछली सीट पर बैठी मुस्कुराने लगी, फिर अपने हाथ में पकड़े मैगजीन को बंद करते हुए वहां से अंदर ही सिद्धार्थ के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। जादू, इतना बोलते हुए आरवी हंसने लगी। तो वहीं सिद्धार्थ उसे हंसता हुआ देखकर उसकी हंसी में कहीं खो गया। तभी अचानक से दोनों ने अपने कार के पिछले गेट के खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी, जहाँ विशाल अंदर बैठते हुए बोल पड़ा, नमस्ते भाभी जी, मैं भी आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, कबाब में हड्डी बनने के लिए माफी चाहता हूँ। तो वहीं विशाल के मुंह से भाभी शब्द सुनते ही आरवी गुस्से से विशाल को घूरने लगी, लेकिन सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा लेता है। कार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी कुछ ही मिनट्स में सिद्धार्थ ने अपनी कार एक बियर बार के बाहर रोकी और गार्ड्स को अपनी कार की चाबी पकड़ाते हुए दोनों को अंदर लेकर चला गया। अंदर जाते ही एक जगह पर बैठते हुए आरोही और निखिल ने दूर से ही सिद्धार्थ को इशारा किया और उन्हें देखते ही सिद्धार्थ आरवी के बिना ही आगे बढ़े और आरोही के गले लग गया। तो वहीं पीछे खड़ी आरोही ये सब देखकर गुस्से में उबलने लगी और वहीं उसकी हालत को समझते हुए विशाल ने अपने चाल का एक पत्ता फेंका, भाभी जी ये तो नाइंसाफी हुई, प्यार का दावा आपके साथ और गले से मिलना किसी और लड़की के साथ। लेकिन ये एक बात माननी पड़ेगी, आप खूबसूरत हो लेकिन वो काफी हॉट है। और लड़के विशाल का इतना कहना ही था कि आरवी गुस्से से पीछे पलटी और गुस्से में ही विशाल के गले पर अपने हाथों की पकड़ बनाते हुए उसे दीवार से लगा दिया और साथ ही उसके गले पर अपनी पकड़ थोड़ी टाइट करते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने? वो हॉट है तो मैं भी आग हूँ, मुझसे उलझने की कोशिश की तो खुद ही जल के भस्म हो जाओगे, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए आरवी विशाल के गले से अपना हाथ हटाकर उसके शर्ट से अपने हाथ पोंछते हुए आगे बढ़ गई। तो वहीं विशाल ने खांसते हुए अपना गला पकड़ लिया, बेबी इसका हिसाब तो मैं जरूर एक दिन तुमसे लेकर रहूंगा और फिर उस दिन देखूंगा तुम्हारी आकड़। और वहीं आरवी भी आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ के बगल में जाकर खड़ी हो गई, जिसे देख आरोही को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो सिद्धार्थ के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेते हुए बोली, अरे आरवी तुम भी आई हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं और सिद्धार्थ ने भी नहीं बताया कि तुम आ रही हो, बस इसने मैसेज किया कि हम तीनों ही मिल रही हैं। इतना सुनते ही आरवी को खुद की बेइज्जती महसूस हुई और उसने एक नजर सिद्धार्थ की तरफ देखा। तो वहीं सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें मैसेज किया था उस वक्त ये नहीं थी, आते वक्त अचानक से मिल गई तो साथ ले ही आया। सिद्धार्थ का ये जवाब सुनकर आरवी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वहीं आरोही मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं आरवी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लेकर आती हूँ। इतना कहते हुए आरोही काउंटर की तरफ बढ़ गई और एक ड्रिंक का ऑर्डर देते हुए उसका वेट करने लगी। हेलो आई एम विशाल देव, सिद्धार्थ का कजन हूँ। ओह मुझे नहीं पता था सिद्धार्थ ने यहाँ भंडारा रखा है, और भी कोई चचेरा मेरा भाई बहन आया हो तो उनसे भी मिलवा दो। आरोही थोड़ा मजाक उड़ाते हुए बोली, बाय द वे माय सेल्फ आरोही सिंघानिया। वैसे तुम सिद्धार्थ के दोस्त हो राइट? सिद्धार्थ अक्सर तुम्हारी बातें किया करता है, आज तक बस सुना है लेकिन आज देख भी लिया, काफी हॉट हो। जब तक आरोही का ऑर्डर किया हुआ ड्रिंक भी काउंटर पर आ चुका था, जिसे उठाते ही आरोही मुस्कुराते हुए विशाल की तरफ देखने लगी और उसके करीब जाते हुए बोली, आरवी का दोस्त इतनी जल्दी भूल गए जो मुझसे भी मिलने के लिए बेताब हो रहे हो। वहीं आरोही के मुंह से ये सब सुनते ही कुछ ही सेकंड्स में विशाल हैरानी से बस आरोही को ही देख रहा था कि आखिर इसे कैसे पता चला। विशाल देव इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, हम सिंघानिया अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखते हैं और जितना दूर तक देखते हैं उतनी ही दूर तक सुनते भी हैं। इतना कहते हुए आरोही विशाल के कंधे को थपथपाते हुए वहां से चली गई, लेकिन वहीं विशाल की पकड़ अपने हाथ में पकड़े बियर के ग्लास पर कस गई। तुम दोनों को जितना लड़ना है लड़ लो, जिस सिद्धार्थ नायक के लिए तुम आपस में बिल्लियों की तरह लड़ रही हो, कल वही सिद्धार्थ नायक तुम दोनों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिर देखता हूँ तुम दोनों के तेवर। कोहिनूर विला। अगली सुबह सिद्धार्थ आज शाम के होने वाले फंक्शन से अनजान अभी अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी किसी के उसके दरवाजे पर बार बार नॉक करने की आवाज से वो गहरी नींद से जागा और अभी आधी ही नींद में उसने गेट खोला तो सामने शिवांगी को देखते ही उसकी आधी नींद भी पूरी तरह से खुल गई। मॉम आप यहाँ इतनी सुबह, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने आने की तकलीफ क्यों की? सिद्धार्थ अपनी बात किए जा रहा था, लेकिन वहीं शिवांगी उसकी बातों को इग्नोर कर अपने पीछे खड़े नौकरों को कुछ इशारा देते हुए सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी। तो वहीं नौकर शिवांगी का इशारा पाते ही अपने हाथों में पकड़े बैग्स सिद्धार्थ के रूम के अंदर रखते हुए वहां से चले गए, जिनके जाने के बाद शिवांगी सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, आज की शाम तुम्हारे लिए काफी खास होने वाली है, तो ये शाम के लिए कुछ जरूरी सामान है, समय से तैयार रहना। इतना कहते हुए शिवांगी सिद्धार्थ के बालों को सहलाते हुए रूम से बाहर चली गई, लेकिन वहीं सिद्धार्थ को अब तक समझ नहीं आया था कि आखिर उसकी माँ ने क्या बोला है, आज शाम क्या होने वाला है। उसने तुरंत बढ़कर नौकरों के लाए हुए बैग्स को खंगाला, जिन्हें देखते ही उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। इसमें तो ये शेरवानी है, लेकिन मॉम ने मुझे क्यों दिया है?
आखिर आज शाम को होने वाला क्या है? हड़बड़ाते हुए सिद्धार्थ जल्दी से अपने रूम से बाहर निकला। अपने रूम से बाहर निकलकर उसकी आंखें हैरानी से सब चारों तरफ देखे जा रही थी। उसने देखा कि विला को अंदर से किसी ने दुल्हन की तरह सजा रखा है, जैसे कि शादी होने वाली है। इतना सब देखते ही सिद्धार्थ काफी घबराते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया, जहाँ पहले से ही अम्मा जी के साथ साथ शिवांगी, मिस्टर एंड मिसेस व्यास के साथ रेखा और कपिल भी बैठे हुए थे। अम्मा जी, ये सब क्या है? सिद्धार्थ को इस तरह चिल्लाते देख अम्मा जी अपने कानों पर उंगली रखते हुए बोली, आवाज नीचे सिद्धार्थ। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और साथ ही मैं ये भी देख रही हूँ कि तुम अपने संस्कार भी भूलते जा रहे हो। ये हमारे ज्यादा छूट देने का नतीजा है। अम्मा जी के मुंह से ये सब सुनते ही सिद्धार्थ शांत होकर अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। तो वहीं सिद्धार्थ को शांत देख अम्मा जी अपनी बातों को जारी रखते हुए बोली, दुबई में तुम्हारी मॉम के एक बिजनेस पार्टनर है आदिल शेख, उन्हीं की बेटी के साथ आज तुम्हारी शादी है और वो लोग थोड़ी ही देर में आते होंगे। सिद्धार्थ इतना सुनते ही चौंक पड़ा। वो कुछ कहता उससे पहले ही अम्मा जी अपने हाथों के इशारे से उसे शांत करते हुए बोली, मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगी है, तुम्हें ऑर्डर दिया है। तो क्या सिद्धार्थ को इस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी या कुछ और होने वाला है? तो आगे की कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए द डेस्टिनेशन वेडिंग सीजन 2 सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं द डेस्टिनेशन वेडिंग सीजन 2 भाग 12। सिद्धार्थ ने जब अपनी शादी की बात सुनी और वो भी आज ही शाम किसी अनजान लड़की के साथ, तो उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वो हैरानी से बस अम्मा जी को ही देखते रह गया और साथ ही जब उसने इस बात पर कुछ बोलना चाहा तो अम्मा जी उसे शांत रहने का इशारा देते हुए बोली, सिद्धार्थ, हमने आपसे परमिशन नहीं मांगी है, हमने आपको अपना हुक्म सुनाया है जिसे आप चाहकर भी मना नहीं कर सकते। और सब यहाँ से जाइए और जाकर तैयार हो जाइए, क्योंकि वो लोग बस आते ही होंगे। अब सिद्धार्थ के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय अम्मा जी की बातों को मानने के अलावा। उसने चुपचाप अपने कदम पीछे मोड़ लिए और सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने रूम में चला गया। तो वहीं सभी से दूर खड़ी आरवी सारी बातें सुन रही थी और वहीं सिद्धार्थ को इस तरह बिना किसी का विरोध किए हुए जाते देखकर भी हैरान थी। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी सिद्धार्थ ने कुछ क्यों नहीं बोला? बाहर के लोगों के सामने शेर बना घूमता है, यहाँ हालत तो देखो चूहों से भी बुरी है। अभी आरवी अपने सोच में खोई हुई थी कि तभी एक आवाज ने उसे अंदर तक हिला दिया, हे लड़की, कौन है तू और किससे पूछकर अंदर आई है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अम्मा जी को इस तरह गरजते देख आरवी भी एकदम सन्न रह गई। तभी बीच में ही शिवांगी उन्हें रोकते हुए बोली, अम्मा जी, ये आरवी है, माधव की बेटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वही अम्मा जी का गरजना सुन चार हट्टे कट्टे आदमी काले कपड़ों में आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ पर नजर रखना, इस कोहिनूर विला से वो बाहर ना जाने पाए। अगर उसने इस विला से बाहर कदम रखा तो तुम लोगों की खैर नहीं। अब जाओ यहाँ से, अपने काम पर लग जाओ। अम्मा जी के इतने कहते ही वो आदमी वहाँ से चले गए, लेकिन वहीं आरवी अभी भी डरी सहमी सी अपनी जगह पर ही खड़ी थी, जिसे डरा हुआ देख अम्मा जी उसके पास गई, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ओह, तो तुम हो माधव की बेटी और मेरे पोते की बॉडीगार्ड, लेकिन तुम काफी खूबसूरत भी हो। एक नौकर की बेटी इतनी खूबसूरत, काफी हैरानी वाली बात है। इतना कहते हुए अम्मा जी ने अपने हाथों को आरवी की तरफ बढ़ाया, लेकिन थोड़ी देर पहले उनके रूप को देख डरी हुई आरवी थोड़ा पीछे हो गई, जिसे देख अम्मा जी हंसते हुए बोली, ये छुई मुई ही मिली थी तुझे सिद्धार्थ के लिए, जो अभी तक डर से कांप रही है, वो सिद्धार्थ की बॉडीगार्ड। शिवांगी, आजकल तुम्हारा दिमाग घुटनों में रहता है क्या? अम्मा जी का इतना कहना ही था कि वहीं उनके पीछे खड़ी रेखा नायक इस मौके का फायदा उठाते हुए बोली, अम्मा जी, आपके बिना तो शिवांगी का दिमाग घुटना तो क्या दिमाग ही नहीं है, आपके बिना तो ये बिल्कुल अपाहिज की तरह हो जाती है। अकेले खुद के दम पर आज तक इसने कुछ काम किया भी है? रेखा नायक के मुंह से इतना सुनते ही शिवांगी गुस्से से रेखा नायक की तरफ बढ़ी और पास में ही खड़े उसके पति कपिल देव के हाथों में उनकी लोहे की छड़ी लेते हुए रेखा नायक के एक हाथ पर वार कर दिया, जिसके साथ ही कपिल देव का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। लेकिन वहीं रेखा नायक के हाथ पर उस छड़ी के लगते ही थक की आवाज हुई और उसे तुरंत अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को पकड़ लिया। लेकिन शिवांगी अभी भी नहीं रुकी और उसने उस लोहे की छड़ी को पास में ही खड़े कांच के टेबल पर जोर से मार दिया, जिसकी वजह से वो कांच का टेबल एक जोरदार आवाज के साथ टुकड़ों में बिखर गया। और वहीं उस टेबल के टूटने की वजह से हुई आवाज से अम्मा जी ने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए, जिसे आरवी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए हुए बस देखे जा रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी शिवांगी गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, रेखा नायक, देख ले यहाँ कौन कौन अपाहिज है। तेरा पति जमीन पर पड़ा है जिसकी एक टांग ही नहीं है, तेरा तो एक हाथ ही नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नकली हाथ लेकर घूम रही है। और ये अम्मा जी, ये तो ऊंची आवाज को सुन ही नहीं सकती, क्यों? 10 साल पहले उस रात की घटना भूल गई जो सबके साथ क्या हुआ था उस रात? शिवांगी आगे कुछ कहती उससे पहले ही अम्मा जी ने अपने हाथों के इशारे से उसे चुप रहने को कहा, जिसे देख शिवांगी ने एक बार आरवी की तरफ देखा तो उसे समझ आ गया कि वो गलती से क्या बोलने जा रही थी। तभी उसने आरवी को वहां से जाने का हुक्म देते हुए अपने हाथ में पकड़े लोहे के उस छड़ को कपिल को पकड़ाते हुए उसे खड़ा करने में मदद की। और वहीं आरवी हैरानी से सबको देखते हुए वहां से चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेड पर लेटी आरवी कोहिनूर विला का लाइव वीडियो देख रही थी और हंस रही थी। अरे अपाहिजों, ये जो आज तुम्हारी हालत है ना, वो मेरे पापा की बदौलत है। उस रात वो अकेले तुम लोगों पर भारी थे। अगर उस रात तुम लोग उनकी कमजोरी को बीच में नहीं लाते ना, तो अकेले ही तुम लोगों के हाथ पैर ही नहीं गला तक काट चुके होते। इतना कहते हुए आरोही ने अपना फोन एक तरफ रखा और चेहरे पर एक गंभीर भाव लाते हुए बैठ गई। लेकिन अपने पापा के अधूरे काम को अब मैं पूरा करूंगी, एक एक के गले को अलग करूंगी, तब जाकर मुझे चैन आएगा। तुम लोगों के दिन अब इस धरती पर पूरे हो चुके हैं। अपने मौत का तांडव देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस तांडव को देखकर तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। कोहिनूर विला के बाहर अचानक से 4 बड़ी और काले रंग की गाड़ियां आकर रुकी, जिसके शीशे काले थे। तभी आगे और पीछे की गाड़ियों से काले कपड़ों में कुछ आदमी निकले, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो सिक्योरिटी टीम है। ऊपर से लेकर नीचे तक वो काले कपड़ों से ढके, यहाँ तक कि उन्होंने अपने चेहरे को भी एक काले कपड़े के अंदर छुपा रखा था। हाथों में बड़ी बड़ी गन लिए खड़े हो गए। तभी बीच में एक गाड़ी से असिस्टेंट माधव बाहर निकले और जल्दी से अपने पीछे की गाड़ी का गेट खोलते हुए अंदर बैठे इंसान को इज्जत के साथ छुपकर बाहर निकलने का इशारा किया। उनका इशारा देख उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर निकला, जिसने सफेद रंग के ऊपर से नीचे तक लंबे कपड़े पहने हुए थे, हाथों में काले दस्ताने और साथ ही अपने सर को भी एक सफेद कपड़े से ढक रखा था, जिसके
साथ आंखों पर काला चश्मा। और उनके बाहर आते ही उस गाड़ी के दूसरे गेट से एक लेडी बाहर निकली, जिसने बिल्कुल उस आदमी की तरह कपड़े पहने हुए थे। बस फर्क ये था कि उसने काले कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, हाथों में काले दस्ताने और अपने पूरे सर को एक काले स्कार्फ से ढका हुआ था, जहाँ सिर्फ उसका सफेद दूध जैसा उजला चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें भी आंखों पर काला चश्मा। वो लेडी बाहर निकलते ही अपने साथ आए आदमी के तरफ मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में हाथ फंसाए असिस्टेंट माधव के पीछे चल दी। कोहिनूर विला के अंदर पहुंचते ही उन्होंने काफी ध्यान से अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई। वेलकम टू इंडिया मिस्टर शेख, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? थैंक यू सो मच मैडम एक्स, तुम्हारा ये नौकर माधव ने कोई तकलीफ नहीं होने दी। इतना कहते हुए दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए और वहीं मिस्टर शेख अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए बोले, और ये मेरी बेटी है लूसिया शेख, हम लोग इसे लूसी बोलते हैं। हेलो लूसी, वेलकम टू इंडिया। हेलो शिवांगी व्यास, उफ शिवांगी नायक, हमको तुम्हारा ये विला पसंद आया, बस तुम्हारे बेटे को देखना है जिससे आज मैं शादी कर रही हूँ। लूसिया के मुंह से खुद का नाम सुनकर एक बार के लिए शिवांगी तंग रह गई, लेकिन करोड़ों के डील के बारे में सोचते ही शिवांगी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोली, श्योर व्हाई नॉट, पहले अंदर तो आओ। इतना सुनते ही मिस्टर शेख अपनी बेटी के साथ विला के अंदर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए। तभी अम्मा जी के साथ साथ रेखा नायक, कपिल देव, मिस्टर एंड मिसेस व्यास और काव्या भी आकर सोफे पर बैठ गए। ओ शिवांगी, तो ये है तुम्हारे पार्टनर्स जिनके साथ आज करोड़ों की डील बांटने वाली हो, फिर तो तुम लोगों के पास तो चिल्लर ही आएंगे। इतना कहते हुए लूसिया हंसने लगी, तो वहीं उसका साथ मिस्टर शेख भी देते हुए बोले, डार्लिंग ये इंडिया है, यहाँ लोग चिल्लरों में ही खुश हो जाते हैं, अकेले के दम पर कुछ करते ही नहीं होंगे। आदिल शेख और उसकी बेटी लूसिया के मुंह से ये सब सुनते ही शिवांगी के साथ साथ वहाँ बैठे लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। यहाँ तक कि उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां तक कस ली, लेकिन करोड़ों का सोचकर शांत बैठ गए। शिवांगी नायक, मुझे मेरे होने वाले हस्बैंड से मिलना है, कहाँ है वो? नजर नहीं आ रहा? मैं अभी बुलवा देती हूँ। इतना कहते हुए शिवांगी ने काव्या को इशारा किया, लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ को सीढ़ियों से नीचे आता देख शिवांगी बोली, लूसी ये है सिद्धार्थ। तो वहीं सिद्धार्थ और उसकी पर्सनालिटी को देखते ही लूसिया एकटक बस उसे देखे ही जा रही थी। तब तक सिद्धार्थ भी चलते हुए हॉल में सबके पास आकर खड़ा हो गया। कोई कुछ कहता उससे पहले ही लूसिया अपने कदमों को सिद्धार्थ के करीब ले गई और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। अचानक से हुए इस घटना में सिद्धार्थ के दोनों हाथ पॉकेट में ही रह गए, लेकिन उसकी आंखें बड़ी हो गई और साथ ही वहाँ हॉल में बैठे सभी लोग भी ये देखकर चौंक गए। और सबसे दूर और अलग खड़ी आरवी ने जब ये देखा तो उसने मुट्ठियां कस ली। लूसिया बेबी, आई विल किल यू। तो क्या होने वाला है आगे? क्या सिद्धार्थ की शादी लूसिया से होगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए द डेस्टिनेशन द रिंग सीजन 2 सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं द डेस्टिनेशन द रिंग सीजन 2 भाग 13। लूसिया ने जैसे ही अपने लिप्स को सिद्धार्थ के लिप्स पर रखा, वहां बैठे सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और सबसे दूर खड़ी आरवी ने तो गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली। लेकिन वहीं आरवी से भी दूर बैठी आरोही, जो सारा नजारा एक लाइव वीडियो में देख रही थी, वो ये देखते हुए जोर जोर से हंस पड़ी। ये कोहिनूर विला है या कोई चिड़ियाघर? यहाँ तो अजीब अजीब जानवर रहते हैं और वो भी एक से बढ़कर एक, रोज कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। खैर, अपने मकसद तक पहुंचने के पहले मुझे इस लूसिया से निपटना होगा। कोई बात नहीं, कोहिनूर विला वालों को जिंदा रहने के लिए कुछ घंटे और नसीब हो गए, लेकिन इन्हें ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने अपने होश में वापस आते ही लूसिया को एक जोरदार धक्का दिया। Who the hell are you? How dare you? सिद्धार्थ से मिले अचानक धक्के से लूसिया गिरने ही वाली थी, लेकिन खुद को संभालते हुए हंसने लगी। और जब वहां मौजूद सभी ने यह देखा तो घबराते हुए खड़े हो गए। सिद्धार्थ, ये कैसे मैनर है? अपनी होने वाली बीवी से कोई ऐसे पेश आता है? शिवांगी के मुंह से होने वाली बीवी सुनते ही सिद्धार्थ चौंक पड़ा। वो बस एकटक हैरानी से लूसिया को देखे ही जा रहा था। कोई कुछ आगे कहता उससे पहले ही सिद्धार्थ गुस्से में सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अपने रूम में चला गया और वहीं उसके पीछे खड़ी लूसिया मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कोहिनूर विला भी रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ गुस्से में बस अपने रूम के चक्कर लगाए जा रहा था। शायद किसी के इंतजार में बस अपने रूम के खिड़कियों से झांके जा रहा था। तभी उसके रूम के गेट के खुलने की आवाज हुई। साहब जी, आपकी शेरवानी में कोई दिक्कत आ गई है, मैं उसे ठीक करने के लिए आया हूँ। उस आदमी की तरफ ध्यान न देते हुए सिद्धार्थ ने सोफे पर रखी शेरवानी की तरफ इशारा किया और घबराहट में बस खिड़कियों को देखे जा रहा था। साहब जी, आप इतने परेशान होकर चक्कर मत लगाइए, मैं आ गया हूँ ना, आपकी शेरवानी को मैं कुछ ही मिनट्स में तैयार कर दूंगा। अरे साहब जी, आज ही आपकी शादी है और ऐसे भागम भाग आपको शोभा नहीं देता। तो वहीं सिद्धार्थ उस आदमी से अब एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो गुस्से में सोफे की तरफ मुड़ा, लेकिन सोफे पर अपनी शेरवानी देख एक बार के लिए चौंक गया। शेरवानी यही है तो वो आदमी कहाँ है? मुझे ढूंढ रहे हो? सिद्धार्थ ने जब यह सुना तो उस आवाज की तरफ पलटा और बेड पर पसरे एक आदमी को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने देखा बेड पर आरोही जीन्स शर्ट और जैकेट पहने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूंछ हटा रही थी। शायद कोहिनूर विला में घुसने के लिए उसने ये रूप लिया हो। हे बरी, क्या हुआ? अब मैं आ गई हूँ ना, अब लूसी पूसी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। आरोही अपनी बात आगे जारी रख दी। उससे पहले ही सिद्धार्थ उसके गले लगते हुए बोला, मुझे पता था मेरी डार्लिंग तुम जरूर आओगी। और वो निखिल कहाँ है? वो अभी बाहर का मुआवजा ले रहा है तुम्हारे ससुराल वालों के साथ बैठकर। रूम के अंदर सिद्धार्थ और आरोही बातें ही कर रहे थे कि वहीं रूम में बाहर खड़ी आरवी उन दोनों को बस देख रही थी और फिर वहीं कुछ सोचते हुए वहां से चली गई। इस बात से अनजान सिद्धार्थ और आरोही प्लानिंग करने में लगे हुए थे कि कैसे सिद्धार्थ की शादी उस लूसिया से रोकी जाए। कुछ ही समय बाद अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आरोही फिर से चेहरे पर नकली दाढ़ी मूंछ लगाते हुए रूम से बाहर निकल गई। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ी थी कि तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज दी, आरोही सिंघानिया। अपना नाम सुनते ही आरोही थोड़ा हैरानी से पीछे मुड़ी। अपने पीछे लूसिया को खड़ा देख वो थोड़ी हैरान थी और इसे मेरा नाम कैसे पता चला? आरोही अभी अपनी सोच में खोई हुई थी कि उसके पास लूसिया आते हुए बोली, आरोही सिंघानिया, सिद्धार्थ नायक की गर्लफ्रेंड, मैंने सुना है कि तुम हमारी शादी रुकवाने आई हो, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाती है वो मेरी हो जाती है। ठीक वैसे ही सिद्धार्थ नायक पर पड़ चुकी है, तो अब मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि उसके बारे में भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। इतना कहते हुए लूसिया ने आरोही के नकली दाढ़ी मूंछ को पकड़कर हटाना चाहा, लेकिन बीच में ही उसका हाथ पकड़ते हुए आरोही ने उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। आरोही के मिले इस धक्के से लूसिया पूरी तरह तिलमिला उठी। ओह, चल क्या रहा है? सुबह तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे धक्का दिया, अब तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? इतना कहते हुए लूसिया ने अपने सर से स्कार्फ को हटाया, जिसके हटाते ही उसके काले बाल हवा में लहरा उठे। उसने तुरंत अपने ऊपर डाले हुए लंबे काले गाउन को भी हटाया, जिसके हटाते ही आरोही काफी हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि उसके सामने तो
कोई और ही लूसिया खड़ी थी, जिसने फिट जीन्स के साथ फिट शॉर्ट टॉप और पैरों में बूट्स पहने हुए थे। उसका ये रूप देख आरोही ने भी अपने सर पर पहना हुआ विग हटाया। जहाँ उसने अपने बालों को छोटी छोटी चोटियों में गुथा हुआ था। चेहरे से नकली दाढ़ी मूंछ को हटाया और अपने बगल से जमीन की तरफ फेंक दिया। हटाते हुए बगल में जमीन पर फेंक दिया और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसते हुए लूसिया की तरफ बढ़ी। तो वहीं लूसिया भी उससे भिड़ने को तैयार थी और कुछ ही सेकंड्स में दोनों आपस में भिड़ गई। जहाँ एक दूसरे के वार को काटते हुए एक दूसरे पर वार करने में लगी थी। दोनों के बीच एकदम टक्कर की वॉर चल रही थी। कोई किसी से कमजोर नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक से आरोही का ध्यान लूसिया के लहराते बालों पर गया और मौका देखते ही उसने तुरंत उसके बालों को खींचते हुए जमीन पर पटक दिया और वहीं लूसिया मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसे गिरते ही आरोही बिना वक्त गवाए उसके ऊपर कूद पड़ी। एक हाथ से उसके गले को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी तरह ही मेरा भी एक फंडा है, जो मेरा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और यहाँ तो पूरा कोहिनूर विला मेरा है। इतना कहते ही आरोही ने अपने दोनों हाथों की मदद से लूसिया की गर्दन घुमा दी और वहीं कुछ ही सेकंड्स में लूसिया ने दम तोड़ दिया। वहीं उन दोनों के बीच चलने वाले इस फाइट को कोई दूर से ही छिपकर देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि आरवी थी, जिसके चेहरे पर अब एक जहरीली मुस्कान पसरी हुई थी। दूसरी तरफ लूसिया के दम तोड़ते ही आरोही का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल था। वो उसके ऊपर से हटते हुए जैसे ही खड़ी हुई तभी किसी ने उसके सर पर जोरदार वार किया। इस अचानक के वार से अनजान आरोही जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके पीछे आरवी हाथ में एक फ्लावर वास लिए खड़ी थी, जिसकी मदद से उसने आरोही के सर पर वार किया था। और वहीं आरोही भी अपने सर को पकड़े लूसिया के बगल में ही लेट गई। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए द डेस्टिनेशन वेडिंग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं द डेस्टिनेशन वेडिंग सीजन 2 भाग 14। लूसिया को अपने मकसद के बीच आता देख आरोही गुस्से में पूरी तरह तिलमिला उठी थी। वहीं उसके गुस्से को लूसिया ने